वडोदरा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इंडियन मोनोपोज सोसाइटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के डॉक्टर्स शामिल हुए हैं। महिलाओं के जीवन में मोनोपोज वाला फेज काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में काफी बदलाव होते हैं और इन बदलाव के चलते कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इस पर चर्चा के लिए इंडियन मोनोपोज सोसाइटी की राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस वडोदरा में आयोजित की गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मोनोपोज से जुड़े विभिन्न मुद्दों के साथ साथ कई मनोरंजक आयोजन भी किए गए हैं। वैसे तो वडोदरा शहर कला नगरी से जाना जाता है, कला नगरी कहते हैं वडोदरा शहर को, मगर अब हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ को लेकर तो वडोदरा शहर एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल जो बना था वो वडोदरा शहर में बना था। सर सयाजीराव गायकवाड़ ने हम सबको भेंट दिया था एसएसजी अस्पताल, जिसे हम सर सयाजीराव अस्पताल के नाम से भी जानते हैं। जब हेल्थ केयर की बात आती है तो वडोदरा शहर में इतने ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, इतने धुरंधर मैं कहूँगी ऐसे डॉक्टर हैं, और वडोदरा शहर अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक डेवलपमेंट के तरीके से हम देखें तो वडोदरा शहर अब हेल्थ केयर में हब बनता जा रहा है। और उसमें एक नई बात एड ऑन हुई है वडोदरा शहर के हिस्से में, जो आया 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस वडोदरा शहर में इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी ने आयोजित किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। 3 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुआ है वडोदरा शहर के सूर्या पैलेस होटल में। 3, 4 और 5 जून 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगा और इस कॉन्फ्रेंस में 50+ महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत सारी चर्चा होगी और उसी के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी भी होगी। 300 से ज़्यादा डॉक्टर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। हम मेरे साथ अभी 2 बहुत ही मशहूर डॉक्टर जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर अंबुजा और डॉक्टर सुधा शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अंबुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका वडोदरा शहर में। नमस्ते, very happy to come to Vadodara. And Vadodara people are so nice, hospitality is so good. We would like to enjoyed your stay yesterday and today also. And today, you know, as you said, आप कैसा बोले 50+ women को केयर करने के वास्ते ये मेनोपॉज सोसाइटी का once a year we'll have a कॉन्फ्रेंस। इसका अर्थ है सब लोग मिलके कौन सा प्रॉब्लम्स 50+ वीमेन में आता उसको नया सॉल्यूशन कुछ है क्या, हम उनको कैसा मदद कर सकते बोल के ये पहला है। आपको मालूम है इंडिया में कैसा है, 50 इयर्स बोले तो कुछ प्रॉब्लम्स बताने को रेडी नहीं है वो लोग। स्पेशली क्या है ये ऐसा यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेशाब का प्रॉब्लम्स होने दो, स्पेशली सेक्स प्रॉब्लम्स तो कभी बात नहीं करते वो लोग। एंड कौन सा तो भी ऐसा स्वेटिंग होने दो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने दो, वो समझते वो लेडीज़ ओल्ड बूढ़े हो गए उनको ये आ जाता, किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द इंटेंशन। वो हम गलत बोलते, वो ऐसा नहीं है। देर आर सॉल्यूशंस, सबके वास्ते हील करने का तरीका है, वो सब उनको समझाना। एंड 50 इयर्स इज़ नॉट ए एज कुछ केयर करने का, उनका लाइफ तभी स्टार्ट होता बिकॉज तब तक क्या है वो लोग बच्चों के साथ घर में काम करना, हस्बैंड को देख लेना, इन लॉज को देख लेना, पेरेंट्स को देख लेना, ये सब रहता ना। ये 50 इयर्स के बाद ही उनका लाइफ स्टार्ट होता। सो टू मेक के लिए जीना वो तभी शुरू करती हैं, तभी 50 इयर्स के बाद स्टार्ट होता। हम उनको समझाने का है कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू डो नॉट वरी अबाउट इट, देर आर सॉल्यूशंस। हम बोलने का डेफिनेटली वी विल ट्राई टू ट्रीट देम। एंड कभी ऐसा है
ये बिकॉज इट इज़ ए मेनोपॉज सोसाइटी, लेडीज़ के बारे में ही बात करना और कुछ नहीं बोल के नहीं है। जेंट्स को भी प्रॉब्लम रहता मेनोपॉज के बाद, वो भी सॉल्व करने का तरीका है। व्हाट मेन थिंक आफ्टर द एज ऑफ 50, इफ़ वाइफ सफरिंग है तो उनको क्या है एंड हाउ दे शुड बिहेव। मेनोपॉज हार्ट प्रेशर से ऐसा होता अरे उनको अच्छा नहीं है, जरा साइकेट्रिस्ट को बताओ, ये बताओ, वैसा नहीं, वो समझना नहीं। ये तो शी इज़ गोइंग थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड, उनके हार्मोन्स कम हो रहा है, दिस इज़ द टाइम दे शुड गो टू द गायनोकोलॉजिस्ट। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है हम बोलने का, स्क्रीनिंग मेथड्स। वो क्या है, कैंसर्स ज़्यादा रहता 50 इयर्स के बाद, उसको पूरा स्क्रीनिंग मैंने मान लेते तो डिसीज़ आने के पहले ही हम समझ सकते हैं। यानी प्रिकॉशन के तौर पर क्या किया जाए, स्पेशली देर आर पैप स्मीयर्स और स्क्रीनिंग मेथड्स। और शुगर आने की संभावना ज़्यादा है, यू नो इंडिया इज़ द डायबिटिक हब, और हाइपरटेंशन आता और मोटे बन जाते सबसे भी ज़्यादा। वो मोटे कैसा कम करना वो भी एक तरीका है। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर बजाज ने बहुत अहम एक बात जो कही वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैं फिर से दोहरा रही हूँ आप सबके साथ कि घर के जो पुरुष हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, वो कैसे मेनोपॉज को समझे, उनको भी कुछ परेशानी आती है तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कैसे सॉल्व करें, ऐसे मुद्दों पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होने वाली है। और सभी डॉक्टर्स बहुत कुछ यहाँ से सीख कर और साझा कर कर जाने वाले हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर शर्मा से। मैम, जैसे मैम ने परिवार की बात की और एक हस्बैंड वाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकता है, मेरा यही सवाल है कि इतने सारे डॉक्टर्स जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज ये 3 दिन चलेगा, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें जो आपने सुने हैं और उसको मैनेज भी करना सिखाया है अपने पेशेंट को, स्पेशली मेनोपॉज को लेकर। मैं बिगनिंग में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बड़ौदा जो है वो इस चीज़ के लिए फ़ेमस है, बड़ौदा जो है वो उस चीज़ के लिए फ़ेमस है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम बड़ौदा को डॉक्टर सुषमा बख्शी के नाम से जानते हैं, हम बड़ौदा को डॉक्टर बीनल के नाम से जानते हैं, डॉक्टर रेशमी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर अर्चना के नाम से जानते हैं, और होल ऑर्गेनाइजिंग टीम जो इसमें इन्वॉल्व है हम उनके नाम से जानते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एंड मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी द होल ऑर्गेनाइजिंग टीम को जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे होल्ड किया है। ये जो मेनोपॉज सोसाइटी है हमारी, ये 25-27 ईयर्स ओल्ड सोसाइटी है। सो आई एम कनेक्टेड विद दिस सोसाइटी सिंस मैनी ईयर्स। तो इस सोसाइटी की ग्रोथ हमने देखी है। आप बिलीव नहीं करोगे, 25 साल पहले, 20 साल पहले मेनोपॉज कोई डिस्कस नहीं करता था। क्यों नहीं डिस्कस करता था? कोई सब्जेक्ट नहीं था, बुक्स में चैप्टर नहीं था। क्यों? कि लाइफ स्पैन एक फ़ीमेल का बहुत छोटा था। अगर आप 47 में देखोगे तो कुछ 40 इयर्स का लाइफ स्पैन था, तो मीनोपॉज के लिए तो टाइम ही नहीं था। वेयर वॉज द टाइम फॉर मीनोपॉज? तो फीमेल्स जो थे 40-50 इयर्स में बेचारी चली जाती थी। अब जो मेनोपॉज, जो टोटल लाइफ स्पैन एक फ़ीमेल का है 77-78 इयर्स हो गया है। तो एक सिग्निफिकेंट जो है दौर जिसको आप फेज़ बोलोगे, वो हम मेनोपॉज में गुजारते हैं। मोर देन 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड इन दिस फेज़। तो उसमें क्या होता है, जब आप इतनी सिग्निफिकेंट फेज़ में गुजरते हो तो उसकी जो चेंजेस होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो सब एक्सपीरियंस करना शुरू हो गई फीमेल्स। ऑन द अदर हैंड फीमेल्स दे स्टार्टेड एजुकेटिंग देयर सेल्फ मोर, दे बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, और वो अपनी लाइफ को जीना सीखना शुरू कर गई। तो उन्होंने कहा कि हम इस फेज़ को रोते धोते नहीं गुजारेंगे। पहले क्या था, मेनोपॉज वाज हश हश। क्या हमारी ग्रैंड मदर्स ने कभी डिस्कस किया है? हमारी मदर्स ने डिस्कस किया? नेवर, बिकॉज इट वाज थॉट कि यार ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सबको होता है, ऐसे ही होने हो। आज की फ़ीमेल ने बोला नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं जैसे 50 से पहले जीती थी मैं वैसे ही जीऊँगी। सो व्हेन
ये चीज़ मन में आती है तो साइंस आपके साथ चलती है, मेडिसिन आपके साथ चलती है। फिर हमने देखा कि इस फेज़ में कितनी डिजीज़ हैं। अरे सबसे पहले तो वेजोमोटर सिम्टम्स आते हैं, इतनी हार्ट फ्लशीज़ होती हैं, इतने स्वेटिंग, इतना इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, दर्दें, ये वो, फीमेल परेशान हो जाती है। और इस परेशानी के साथ खाली फीमेल जो है वो सफ़र नहीं करती है, उसका परिवार सफ़र करता है। सबसे पहले उसका स्पाउस, उसकी फैमिली। कैन यू बिलीव, आपने एक्सपीरियंस पूछा, आज जो मदर्स या ग्रैंड मदर्स पहले अपनी बेटियों को लाती थी हमारे पास, अपनी बहुओं को लाती थी, आज वही बहुएं और बेटियां अपनी मदर्स को और अपनी मदर इन लॉ को ला रही हैं और उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही हैं और उनको वो ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं। दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ़ देम, बिकॉज एक फ़ीमेल जो है वो केंद्र बिंदु है एक फैमिली का। हम सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एज वेल एज थेरापेटिक एस्पेक्ट। और अब बात करेंगे ऐसी डॉक्टर से जिनका जिक्र किया गया कि हम उनके नाम से वडोदरा को जानते हैं। डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया, डॉक्टर सुषमा बख्शी से बात करेंगे जो फर्टिलिटी एंड एजिंग कमेटी की फर्स्ट चेयरपर्सन है। डॉक्टर सुषमा बख्शी, जो वैसे तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी मैम, वैसे हमारे शहर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी बात है कि वडोदरा शहर में ये इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, ईयरली कॉन्फ्रेंस। क्या कहेंगे मेनोपॉज एंड फर्टिलिटी के बारे में? थैंक यू गायत्री। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी ने 2021 में एक फर्टिलिटी और एजिंग कमेटी का इंस्टॉलेशन किया एंड आई एम ऑनर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इट। और ये बाबत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जो पूरे इंडिया में ही नहीं, विश्व में भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, वीमेन इन वर्कफोर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, मैरिजेस डिले होते हैं और बच्चे करना फाइनेंशियली अफोर्डिंग जब हो तभी कपल चाहते हैं कि मैं बच्चे करूं, क्योंकि उन बच्चों को वो लोग बहुत अच्छी शिक्षा और उसका अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। तो ऐसे संजोगों में जो पहले 20 और 30 साल की उम्र में जो सही उम्र होती है, प्रेगनेंसी हो जाती थी, 1-2 बच्चे हो जाते थे और 30 साल के बाद वो लोग कॉन्ट्रासेप्शन और ट्यूबेक्टॉमी भी करा देते थे। लेकिन आजकल 15% ऑफ द कपल्स आर वांटिंग प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 35। हमने देखे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर और वो सब, उनकी सबकी प्रेगनेंसी 35 के बाद ही हुई है। तो दैट इज़ न्यू नॉर्मल। और जब सोसाइटी को ये चाहिए कि बच्चे बाद में हो, तो मेडिकल साइंस की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको हेल्प करे। तो फर्टिलिटी एजिंग कमेटी इज़ फोकसिंग ऑन इट। और नॉट ओनली दैट, ये दो बात, ये क्या है, डबल एजेड स्वॉर्ड है कि बच्चे चाहिए और तकलीफ़ भी नहीं चाहिए। तो एज ए न्यूट्रल पर्सन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, तो अगर आप देर से प्रेगनेंसी करते हैं तो ठीक है, आपको प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ख़ास करके इंडियन वीमेन में, कि 30 साल के बाद उनका ओवेरियन रिज़र्व कम होता जाता है और जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करती है तो डॉक्टर हैज़ टू से कि सॉरी, आपके खुद के एग से शायद नहीं हो सकेगा बच्चा, आपको डोनर एग्स पे जाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग द बेबी, मैं सब कपल्स को बोलना चाहूँगी कि आप पहले अपने डॉक्टर से जांच करा लीजिए, वेदर यू कैन अफोर्ड टू वेट फॉर XYZ ईयर्स और नॉट। उसकी बराबर डॉक्टर्स के साथ मशवरा करके उनका ओपिनियन ले लीजिए। हैविंग लेट प्रेगनेंसी हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन दिस डेज़।
तो वो आप करो। लेकिन अगर आपको अगर मौका मिले, आपका कंडीशन अच्छा हो, तो 20 to 30 years of the age is considered to be the best for having the pregnancy, uncomplicated pregnancy. तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, these days the medical science is helping this career oriented females by oocyte freezing. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर पूरा हो जाए, बाद में आप प्रेगनेंसी करें, तो बिफोर द एज ऑफ 35 you should freeze your oocytes for the future purpose to be used. क्योंकि अगर आपने अपने oocyte यंगर एज में फ्रीज़ किए हैं तो प्रॉब्लम्स इन द ऑफस्प्रिंग इज़ मिनिमाइज्ड। बाद में डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका अपना जेनेटिक चाइल्ड यू विल हैव। तो ये नया जो पूरा अभिगम है उसका फ़ायदा भी लेना चाहिए, और अपने बड़ौदा में ये सब फैसिलिटीज़ है। अगर आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे हमारा साइंस निकल चुका है, और स्वास्थ्य को संभालने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए और अच्छे बेबी बॉर्न करने के लिए इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों उसका फ़ायदा ना उठाया जाए। आप चाहे आसमान में उड़ना चाहते हो, ज़मीन पर आपके लिए ऐसे डॉक्टर हैं जो सारी चीज़ें आपको मुहैया करा सकते हैं। डॉक्टर रेशमी बैनर्जी से बात करेंगे। CIMP आपने ज़िक्र किया अभी बातों बातों में कि ये एक एग्ज़ाम होती हैं जिसे पास करने के बाद में आप बहुत ज़्यादा अपना नॉलेज, स्पेशली मेनोपॉज को पेशेंट को टैकल करने में, उनको ट्रीट करने में आप बढ़ाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम। सबसे पहले गायत्री, थैंक यू कि VNM TV हमारे साथ मीडिया पार्टनर की तरीके से तौर से IMSCON 2022 के साथ जुड़ गया है। इससे हमारा सोशल मीडिया में हम दिखेंगे, और हम यही चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेनोपॉज या तो रजोनिवृत्ति के बारे में नॉलेज हो। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में मेनोपॉज पढ़ाई में भी बहुत कम वेटेज दी जाती है, और 20 साल पहले जब मैं पास हुई थी, 25 साल पहले, तब तो मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी बहुत शुरुआत में वेस्टर्न कंट्रीज़ में अवेलेबल था। फिर 2000 के साल में 2002 के साल में कुछ ऐसे स्टडीज़ आए थे USA में, अमेरिका में और WHO ने, जिससे लोगों को ऐसा था कि इससे कैंसर बढ़ती है। इसलिए कुछ सालों तक मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी कोई लेता नहीं था, वो एक्चुअली बदनाम हो चुका था उस तरह से। बट अभी क्योंकि लास्ट 10-12 साल में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, बहुत नई तरीके की दवाइयाँ बन गई है जो नेचुरली बॉडी के जो नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स है उनके जैसे सिमिलर है, इसलिए उनके बारे में नॉलेज भी काफ़ी बड़ा है। इसीलिए इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी ने एक क्रेडेंशियल्ड इंडियन मेनोपॉज IMS मेनोपॉज प्रैक्टिशनर, दैट इज़ CIMP नाम का एक एग्ज़ाम शुरू किया है। काफ़ी सालों से एग्ज़ाम है, मैंने 2 साल पहले पास किया। ये किसी भी एज में आप दे सकते हो, आप MD गायनिक पास होने के बाद। मतलब अभी तो मैंने ये साल में मैंने देखा कि पास होने के 2-3 सालों के बाद भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एंड इट्स बहुत अच्छा लग रहा है कि यंग लोग भी अभी मेनोपॉज प्रैक्टिशनर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। तो एक एग्ज़ाम होता है, और वो पास होने के बाद इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी CIMP का एक सर्टिफिकेट हमें देते हैं। कल शाम को उसका कॉन्वोकेशन सेरेमनी है। इट विल बी लाइक अ ट्रेडिशनल कॉन्वोकेशन सेरेमनी, गाउन्स वगैरह सब पहन के, तो मुझे हमारे कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे। और एग्ज़ाम के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेनोपॉज में कितने सारे पहलू है, उसके लिए हम कितना कुछ आज काफ़ी डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि मेनोपॉज की जो हार्मोन थेरेपी की दवाई आती है, कि जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं, वो सेफ़ है, पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में हमें नहीं पढ़ाया गया, बिकॉज इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। आजकल अभी मेनोपॉज का पढ़ाई होने लगी है कॉलेजेस में, तो इजी हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा गायनेक्स अभी ये दे रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक जैसे जनरल कॉन्फ्रेंस होती है वैसी कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहाँ पर रैंप वॉक भी होने वाला है, यहाँ पर इतने अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और जहाँ
गायनेकोलॉजिस्ट यानी फीमेल डॉक्टर इकट्ठा होने वाली है, वहाँ ज्वेलरी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए भी स्टॉल लगा है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट माहौल यहाँ तैयार किया गया है, जहाँ नॉलेज शेयरिंग तो होने वाली है मगर साथ साथ में एक ट्रेडिशन को भी साथ में रखा गया है। ये 3 दिन बहुत अहम भूमिका निभाएंगे इन सभी डॉक्टरों के प्रैक्टिस में और उनकी ज़िंदगी में, दोनों में। और उसका हिस्सा जब वडोदरा बना है तो हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि बड़ौदा के डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वडोदरा शहर में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ज़रूरी है वुमेन के लिए, उसके लिए उनको जानना, उसकी हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वुमेन स्वस्थ रहेगी, कुटुंब में स्त्री स्वस्थ रहेगी तो पूरी सोसाइटी, समाज और अपना देश भी स्वस्थ रहेगा। मैं बड़ौदा मेनोपॉज सोसाइटी और डॉक्टर बीनल शाह को खूब खूब अभिनंदन देना चाहती हूँ कि ये जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2022 को वो बड़ौदा लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। मेनोपॉज एक बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन होता है हर एक महिला के जीवन में। उसको कैसे अच्छी तरह से मैनेज करे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी किस तरह से वो बनाए रखे, उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारा डिलिब्रेशन होगा, काफ़ी सारी चर्चा होगी। और ये बड़ौदा आने से और ये जो पूरा एग्जीबिशन भी लगा है उसके साथ एक ये जो मेनोपॉज और मेनोपॉज रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो फोकस आना चाहिए, वो आ रहा है। इज़ अबाउट व्यूज़, न्यूज़ एंड मनोरंजन। और हमारी ये जो मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा की कॉन्फ्रेंस है वो भी व्यूज़ के बारे में है। सब डॉक्टर्स के व्यूज़ लेने हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हेल्थ केयर की चर्चा करने हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन न्यूज़ की तरह भी शेयर करनी है, कुछ नए रिसर्चेस, और साथ में डॉक्टर्स के मनोरंजन के बारे में भी हमने प्रयोजन किए हैं। तो ये IMS कॉन इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की जो कॉन्फ्रेंस है इसके जागरूकता के पहलू भी हैं। तो संडे हमने वॉकेथॉन का आयोजन किया है, हेल्थ केयर लैंडस्केप फॉर 50+। तो मैं सारी बड़ौदा की महिलाओं को आमंत्रित करूंगी कि आप हमें ज्वाइन करें सुबह 6:30 बजे सूर्या पैलेस।